नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम तत्पुरुष समास के भेद पढ़ रहे थे। हमने अंतिम भेद जो है वह अधिकरण तत्पुरुष हमने पढ़ाया था, जो कारक और विभक्तियों के लोप के आधार पर जो भेद था वह अंतिम भेद था कारक के आधार पर। अब उसके अतिरिक्त तत्पुरुष समास के और भी कई अन्य भेद हैं, जिनमें से हम क्रमशः एक एक को लेकर हम उस पर बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। उससे अगला भेद है उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष में क्या होता है कि इसमें जो उत्तर पद होता है, यानी जो बाद वाला पद होता है, वह जो है क्रियापद, क्रियावाचक शब्द होता है। जो उत्तर पद होता है वह क्रियावाचक पद होता है, इसलिए उसको उपपद तत्पुरुष भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उत्तर पद जो है वह क्रियावाचक होता है। तो देख लेते हैं कैसे दोस्तों। जैसे उदाहरण देखिए, मर्मज्ञ, मर्म को जानने वाला, ज्ञ कहते हैं जानने वाले को, मर्मज्ञ मर्म को जानने वाला। तो देखिए ये को हटा दिया है हमने, तो ज्ञ जो है वो जानने वाले का, मर्म को जानने वाला मर्मज्ञ। ऐसे ही धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाला। तो देखिए ज्ञ जो है वो जानने वाला यानी क्रियावाचक शब्द को यहाँ बता रहा है। ऐसे ही इसमें मर्मज्ञ में भी ज्ञ जो है ये जानने वाले का यानी क्रियावाचक शब्द को बता रहा है। ऐसे ही शास्त्रज्ञ, शास्त्र को जानने वाला, जानने वाला देख लीजिए स्पष्ट है। ऐसे ही नीतिज्ञ, नीति को जानने वाला। तो स्पष्ट है यहाँ के अंतिम जो पद है वह क्रियावाचक है। ऐसे ही हम और चलते हैं आगे। कर्मकार, चर्मकार, चर्म कहते हैं चमड़े को, और कार कहते हैं करने वाले को, कार्य करने वाले को। तो चर्मकार, चर्म का कार्य करने वाला। संस्कृत में अगर हम कहें तो चर्मम करोति, तो चर्म के कार्य को करने वाला जो है वह चर्मकार। ऐसे ही कलाकार, कला कर्म को करने वाला, कला कर्म करने वाला जो है वह कलाकार। अब देखिए कार भी जो है इसमें क्रियावाचक शब्द है, इसीलिए यह उपपद तत्पुरुष है। और हम आगे चलते हैं इसी तरह से। चित्रकार, चित्र को बनाने वाला, चित्र को करने वाला, चित्र का कार्य करने वाला, चित्र का निर्माण करने वाला, चित्र की रचना करने वाला चित्रकार। इसी तरह है मूर्तिकार, मूर्ति कर्म को करने वाला यानी मूर्तियां बनाने वाला जो होता है वह होता है मूर्तिकार। इसी तरह से कंबलद, कंबलद द कहते हैं देने को, संस्कृत का शब्द है कंबलद। अगर हम इसे संस्कृत में कहेंगे तो कंबलदह कहेंगे, और अगर इसका संस्कृत में ही हमें समास विग्रह करना हो तो कंबलम ददाति। तो कंबल को जो देता है, जो कंबल देता है, यानी कंबलद, कंबल देने वाला। तो देखिए दा जो है वो देने वाला क्रियावाचक शब्द हो गया। तो कंबलद कंबल देने वाला। ऐसे ही जलद, जल देने वाला, बादल का पर्यायवाची है। बादल, जल को जो है वह बादलों से प्राप्त होता है, तो जलद जल देने वाला। ऐसे ही प्रभाकर, प्रभाम करोति, अगर संस्कृत में हम करेंगे इसको प्रभाकर है तो प्रभाम करोति, प्रभा को करने वाला। प्रभा कहते हैं उजाला, कीर्ति, प्रकाश को करने वाला कौन है? सूर्य। तो देखिए प्रभाकर, प्रभाकर, प्रभा करने वाला। तो देखिए यहाँ करने वाला क्रियावाचक शब्द हो गया। ऐसे ही शब्द है दिनकर, दिन करने वाला, दिन को करने वाला कौन है? दिनकर यानी सूर्य। तो देखिए दोस्तों, यह उपपद तत्पुरुष स्पष्ट हो गया होगा कि इसका जो उत्तर पद है वह क्रियावाची शब्द होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तत्पुरुष समास का ही एक और भेद कहलाता है नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष जो है, नए तत्पुरुष में क्या होता है, इसका जो पूर्व पद है वह पूर्व पद जो है वो अ या अन के रूप में निषेधात्मक होता है, निषेधार्थक होता है। तो मतलब एक तरह से यह उपसर्ग के रूप में लगा होता है, अ या अन। तो देखिए हम इसके उदाहरण देख लेते हैं कैसे। अधर्म, न धर्म, यानी जो धर्म ना हो, एक धर्म एक अधर्म, एक धर्म
अधर्म जो धर्म ना हो। तो देखिए इसका समास विग्रह हम जब करते हैं तो अधर्म, आ जो कि नकारात्मक अर्थ में है, निषेधार्थक अर्थ में होता है, तो आ का मतलब नहीं होता, आ और अन का दोनों का मतलब नहीं होता है। यहाँ एक बात समझने वाली है कि आ कहाँ लगता है और अन कहाँ लगता है। तो देखिए जब अगर उत्तर पद का जो पहला वर्ण है, पहला जो शब्द है, पहला अक्षर जो है वह अगर स्वर है तो वहां पर लगता है अन, तो उसके साथ में जो है हम नकारात्मक या निषेधात्मक जो उपसर्ग है वह अन लगाते हैं। और अगर वह कोई व्यंजन है तो उसके साथ हम लगाते हैं अ। देखिए जैसे यहाँ धर्म धा है यहाँ पर, तो चूंकि व्यंजन है तो इसलिए इसके साथ हमने लगाया अ। तो न अधर्म न धर्म जो धर्म नहीं है, ऐसे ही असत्य जो सत्य नहीं है वह न सत्य, असत्य का विग्रह हो जाएगा न सत्य जो सत्य नहीं है। इसी तरह से देखिए अनस्व, अब देखिए यहाँ देख लीजिए अनस्व, अन न अश्व जो अश्व नहीं है, जो घोड़ा नहीं है। तो देखिए अश्व में जो है चूंकि यहाँ आ है, स्वर है यहाँ पर, इसीलिए इसके साथ यहाँ नकारात्मक या निषेधार्थक अर्थ में अन जुड़ा है। अगर यहाँ भी अगर इस तरह के व्यंजन होता तो यहाँ भी आ जुड़ता, मगर यहाँ चूंकि आ है अश्व में इसलिए यहाँ पर अन जुड़ा है, तो अनस्व न अश्व। इसी तरह से बिल्कुल इसी ठीक तरह से अनंसु, अनंसु मतलब न अंशु जो किरण नहीं है। तो देखिए अंशु में भी आ है शुरू में अंशु के, इसीलिए यहाँ भी अन लगा है, तो अनंसु न अंशु जो किरण नहीं है। ऐसे ही देखिए अब्राह्मण, अब्राह्मण न का विच्छेद विग्रह होगा न ब्राह्मण जो ब्राह्मण नहीं है। देखिए यहाँ बा है चूंकि व्यंजन है इसीलिए इसके साथ आ लगा है। ऐसे ही अनीति, अनीति का विग्रह होगा न नीति जो नीति नहीं है। तो इसी तरह से आ और अन लगाकर जितने भी निषेधात्मक शब्द हैं जो बनते हैं इस तरह से, वह सब के सब जो हैं वो नए तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए उसको नए का मतलब होता है नकारात्मक, इसीलिए इसका नाम भी जो है वो नए तत्पुरुष रखा गया है। तो जितने भी आ और अन वाले जितने शब्द हैं जिनके अर्थ शुरू में आरंभ में लगता है और निषेधात्मक होते हैं, वह सब के सब जो हैं इस भेद के अंतर्गत आते हैं। अब एक और तत्पुरुष समास का भेद है अलुक तत्पुरुष। लुक कहते हैं देखने को, और अलुक मतलब जो दिखाई ना दे। दिखाई ना दे समास कब दिखाई नहीं देगा? जब कहीं किसी बात का लोप ना हो, क्योंकि लोप यानी जहां संक्षिप्तीकरण ना हो, वही मतलब संक्षेप समास क्या है, जो उसको संक्षिप्त करके बनाया जाए, जहां किसी चीज का लोप हो। तो और अलुक जो दिखाई ना दे, तो समास कहां दिखाई नहीं देगा? जहां पर किसी चीज का लोप नहीं होगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं अलुक तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, जो पूर्व पद होता है, जैसे समस्त पद में हमने बताया था पहले भी कि दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद वाली जो पूर्व पद होता है उसके साथ जो लगी हुई विभक्तियां आदि होते हैं, उनका लोप होने के बाद जो है वह तत्पुरुष समास बनता है। अब तत्पुरुष तो इसमें क्या है, जिसमें इसमें जो है वो लोप होना नहीं है, वो दिखाई नहीं देना है, के संक्षिप्तीकरण जो है वो दिखाई नहीं देना है। तो दिखाई नहीं देना है, इसका मतलब जो प्रथम पद है, जो पूर्व पद है, उसके साथ जो विभक्तियां लगी हुई हैं वह विभक्तियां ज्यों की त्यों उसमें लगी रहेंगी। तो उसको हम कहते हैं अलुक तत्पुरुष, यानी पूर्व पद की विभक्तियों का लोप जो है जिस समास में नहीं होता है उसे कहते हैं अलुक तत्पुरुष। अब उदाहरण देख लीजिए, जैसे संस्कृत में दो तरह की धातुएं होती हैं, परस्मयी पद और आत्मनेय पद। तो परस्मयी पद अब देख लीजिए, परस्मयी पदम, तो परस्मयी चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो परस्मयी पदम दूसरे के लिए पद। ऐसे ही आत्मनेय पदम, देखिए आत्मनेय में भी चतुर्थी विभक्ति है, तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति आत्मनेय में है, तो आत्मनेय यहाँ आ ही रहा है। इसका विग्रह हम करेंगे तो आत्मनेय पदम बिल्कुल ऐसे ही होगा, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। सिर्फ दो पदों को अलग अलग, जहाँ पे अगर हम वैसे लिखते हैं तो अलग अलग मिलाकर लिखते हैं, यहाँ सिर्फ इनको मिलाकर लिखा गया है। अन्यथा परस्मयी पदम और परस्मयी पदम दोनों एक ही हैं। देखिए यहाँ विभक्ति का लोप नहीं है, यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति हो रही है, आत्मनेय में भी चतुर्थी विभक्ति ही है जो आंखों से दिखाई
दिखाई भी दे रही है, अर्थात यहाँ पूर्व पद जो है परस्मयी और आत्मनेय की जो चतुर्थी विभक्ति है उसका लोप नहीं हुआ है, वह पूर्ववत बनी हुई है, इसलिए यह जो है अलुक तत्पुरुष है। और इससे आगे हम चलते हैं, देखिए वाचस्पति ही, वाचस्पति ही, देखिए वाच है पति, वाच है जमापति का संधि विच्छेद संधि हुआ है यहाँ, तो विसर्ग को जो है वो सा हो गया है, तो देखिए वाचस्पति ही, वाच है पति, वाचस्पति ही, वाचस्पति ही का जब हम विग्रह करते हैं समास विग्रह तो हमारा बनता है वाच है पति, और वाच कहते हैं वाणी को, वाणी बुद्धि, वाणी बुद्धि या वचन को, तो वाच है पति, तो वाचस्पति जो है इनको जो है वो बुद्धि का देवता या उनका स्वामी कहा, देवताओं का स्वामी जिनको कहा गया है वाचस्पति ही। तो देख लीजिए, तो वाचस्पति यहाँ देखिए वाच है और वाचस एक ही बात है, सिर्फ केवल संधि यहाँ पर हुआ है, अन्यथा यहाँ पर विभक्ति जो है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है, जो वाचः में है वही वाचस में है, तो विभक्ति जो है पूर्ववत बनी हुई है। ऐसी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर होता है युधि जमा स्थिर, युधि, युधि देखिए युधि जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, युधि में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और देखिए यहाँ भी युधि बना हुआ है और यहाँ भी युधि जो है पूर्ववत है, युधि स्थिर है, जो युद्ध में स्थिर होता है वही कहलाता है युधिष्ठिर। तो देखिए सप्तमी विभक्ति युधिष्ठिर में ज्यों की त्यों बनी हुई है, इसलिए यह अलुक तत्पुरुष है। ऐसे ही हम आगे चलते हैं और उदाहरण हम देखते हैं, भयंकर है, भयम करोति, जो भय को करने वाला है, तो देखिए भयम में जो है वो द्वितीय विभक्ति है, तो देखिए भयम जमा कर, भयम कर है भय को करने वाला, तो देखिए सिर्फ इनको मिलाकर लिखा गया है भयंकर है, तो भयंकर है का जो समास विग्रह होगा वह भयम और कर है अलग अलग करके लिख देते हैं। ऐसे ही प्रलयंकर है, प्रलयम जमा कर है, प्रलयम प्रलय को करने वाला, तो देखिए बिल्कुल प्रलयम यहाँ भी विद्यमान है, यहाँ भी विद्यमान है, ऐसे ही भयम यहाँ भी विद्यमान है, यहाँ भी विद्यमान है, अर्थात अब जो द्वितीय विभक्ति है वह ज्यों की त्यों इसमें लगी हुई है, कहीं कोई लोप नहीं हुआ है, इसलिए यह अलुक तत्पुरुष है। तो अलुक तत्पुरुष आप समझ गए होंगे। इसी तरह से एक और भेद है तत्पुरुष समास का, प्रादित तत्पुरुष। प्रादित तत्पुरुष में क्या होता है, जिसमें प्रथम शब्द जो है वो कु प्र आदि उपसर्ग लगा होते हैं उसमें, या गति संज्ञक होता है प्रथम पद। और क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है, ये विशेषण विशेष्य का इसमें भाव होता है, यानी विशेषण विशेष्य का अर्थ देने के कारण जो है यह एक प्रकार से कर्मधारय समास का भेद हम इसे कह सकते हैं कि यह कर्मधारय समास का एक भेद होता है, क्योंकि कर्मधारय में भी यही विशेषता होती है कि उसमें विशेषण विशेष्य का अर्थ होता है, विशेषण विशेष्य का भाव वहां छिपा होता है। ठीक इसी तरह से यहाँ प्रादित तत्पुरुष में भी वही भाव एक तरह से होता है, तो इसको हम कर्मधारय का एक भेद भी हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रथम पद जो है उसमें क्या होता है, कु और प्र आदि उपसर्ग लगे होते हैं, या गति संज्ञक होता है, और वो विशेषण विशेष्य का प्रयोग कैसे होता है, उसमें कैसे भाव होता है वो हम उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे कुपुरुष है, अब देखिए यहाँ कु जो है आप देख रहे हैं, कु उपसर्ग लगा है यहाँ पर, तो देखिए कु का मतलब होता है कुत्सित, तो कुपुरुष है, कुत्सित है पुरुष है, कुत्सित कहते हैं बुरा पुरुष, यानी खराब, यानी दुष्ट व्यक्ति हम कह सकते हैं उसको, तो कुपुरुष है, कुत्सित है, पुरुष है। संस्कृत में अगर हम इसको विग्रह करते हैं तो कुपुरुष है, कुत्सित पुरुष है, मतलब बुरा पुरुष, बुरा व्यक्ति। ऐसे ही कुपुत्र देखिए कुपुत्र है, ऐसे ही जैसे कुत्सित है पुत्र है पुरुष है हुआ है, ऐसे ही कुत्सित है पुत्र है यानी बुरा पुत्र। तो देखिए यहाँ भी कु उपसर्ग लगा है इसके अनुसार, तो ये कुत्सित है पुत्र है हो गया। ऐसे ही प्राचार्य है, प्राचार्य में प्रा उपसर्ग लगा है, देख लीजिए यहाँ हमने बताया था प्र आदि उपसर्ग, तो प्राचार्य में प्र उपसर्ग लगा है और आगे आचार्य आ रहा है, तो प्राचार्य, प्र जमा आचार्य प्राचार्य। ऐसे ही तो प्र का मतलब होता प्रगत है, ये गतिशील, देखिए गति संज्ञक है, ये प्रगत है। प्रगत कहते हैं जो बहुत अधिक,
तो प्रगतः आचार्य है जो बहुत अधिक विद्वान हो, जो बहुत अधिक मतलब आचार्य गुरु को कहते हैं, तो जो बहुत अधिक विद्वान हो, जो बहुत अधिक विद्वान आचार्य हो, उसे हम कहते हैं प्राचार्य है, यानी प्रगतः आचार्य। ये गति संज्ञक का प्रबोधक है, ये प्र जो उपसर्ग है यह गति संज्ञक को यहां बता रहा है, गति संज्ञक का बोधक है। ऐसे ही प्रमत्तः, प्रमत्तः में भी देखिए प्र उपसर्ग लगा है और ये भी गति संज्ञक है। प्रमत्तः भी बिल्कुल इसी अत्यधिक, अधिकता, तीव्रता के अर्थ में है, यानी गति संज्ञक है। तीव्रता भी गति संज्ञक का ही प्रतीक है, तो गति संज्ञक है और प्रमत्त है। इसका जो हम विग्रह करेंगे देखिए, प्रगतः मत्तः, यानी अत्यधिक जो मत्त है, अत्यधिक जो मत वाला है, ठीक है, तो प्रगतः मत्तः प्रमत्तः। ऐसे ही देखिए अति मर्यादः, अब देखिए अति यहां उपसर्ग लगा है, अति और मर्यादा, अत्यधिक के मतलब अतिक्रमण के अर्थ में। अतिक्रमण भी गति संज्ञक है, अतिक्रमण भी गति संज्ञक है, क्योंकि अतिक्रमण मतलब सीमा को लांघ जाना, लांघेगा कब, जब गति होगी उसमें, तो इसीलिए अति शब्द भी जो है वह, अति उपसर्ग जो है वह भी गति संज्ञक है। तो अति मर्यादा है, अतिक्रांत है मर्यादाम, कि अति मर्यादा का जो अतिक्रमण करे उसे कहते हैं अति मर्यादा। जो मर्यादा का अतिक्रमण कर जाए, मर्यादा को जो अतिक्रमण करने वाला है वह होता है अति मर्यादा। तो देखिए ये गति संज्ञक हो गया, इसमें भी अति। ऐसे ही अतिमर्त्य है, अति देखिए यहाँ भी अति जो है वो गति संज्ञक है, क्योंकि यहाँ भी अतिक्रांत करने की बात कर रहा है, अतिक्रमण करने की बात कर रहा है। किसका अतिक्रमण, मर्त्यम, मर्त्यम, तो अतिमर्त्यम, मर्त्य कहते हैं इस मृत्यु वाले लोग को, तो अतिमर्त्यम यानी मर्त्यम अतिक्रांत है, यानी मर्त्य का अतिक्रांत करने वाला, मर्त्य को अतिक्रांत किया हुआ, तो अति मर्त्य। तो यहाँ भी ये अति भी और यहाँ मर्यादा, अति मर्यादा में भी ये अति, दोनों के दोनों जो उपसर्ग हैं यह गति संज्ञक हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रादित तत्पुरुष, प्रादित का मतलब कुछ और नहीं है, प्र आदि, प्र आदि जो उपसर्ग हैं जो हमने यहाँ दिए हैं, कुप्र आदि उपसर्ग, तो बस यहाँ और कोई विशेष बात इसमें नहीं है, केवल नाम से कंफ्यूजन आपको हो सकता है। यानी प्र आदि उपसर्ग लगकर, और ये प्र आदि उपसर्ग क्या होते हैं कि या तो कुछ से तो उसमें विशेषण का अर्थ बताते हैं, या वो गति संज्ञक का जो है वो बोध कराते हैं। तो ऐसे उसको समास को जो है हम कहते हैं प्रादित तत्पुरुष। तो इस तरह से दोस्तों ये कुछ हमने और भेद पढ़े, अभी इसके 3 भेद अभी और बचे हैं, तो जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ाकर इसको तत्पुरुष समास को हम समाप्त करेंगे। तो दोस्तों ये हमने 1 2 3 4 समास के भेद हमने यहाँ, तत्पुरुष समास के हमने भेद यहाँ पढ़ा दिए हैं, जो कारक पर आधारित थे उसके अतिरिक्त। तो दोस्तों ये निश्चित रूप से आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं कोई बात ना समझी में रह गई है, या वो कहीं समझने में कहीं दिक्कत है, या हम ठीक से नहीं समझ पाए, या हम, तो आप हमें बताइएगा कि हम उसमें और क्या सुधारें और क्या आप हमसे अपेक्षा रखते हैं। अगर कहीं कोई बात समझ नहीं आ रही, कहीं कोई भ्रम की स्थिति अगर बनी हुई है, तो आप हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे प्रश्न पूछिएगा। हम निश्चित रूप से आपकी समस्या का, आपके उस जो आपको परेशानी है उसका हम निदान करेंगे। और अभी तक आपने अगर यह हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी है, यह आपके लिए कितनी उपयोगी है, या हम इसमें और क्या सुधार करें जो आपके लिए और अधिक उपयोगी हो। इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा, जिससे दूसरे आपके जो साथी हैं, दूसरे जो आपके सहकर्मी हैं, सहगामी हैं, वह भी इससे से अधिक लाभान्वित हों। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है तो उसे भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे अगले वीडियो के, नए वीडियो की जानकारी जो है वो तुरंत उसके नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों,
और एक बात और है कि हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों को पढ़ते या पढ़ाते समय अगर कहीं कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, कहीं कोई बात समझ नहीं आ रही है, कहीं कोई अटक हो रही है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में प्रश्न करके अपनी समस्या का निदान, अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं। तो दोस्तों ठीक है, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए भेदों के साथ तत्पुरुष के। तब तक के लिए नमस्कार।